जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। बात सियासत की करेंगे, लेकिन जो बातें होगी कुछ अलग तरीके की होंगी। हो सकता है जो बातें हों और बातों का जो आधार बनाया जा रहा है उसको लेकर असहमति की भी पूरी गुंजाइश है। तो असहमति और सहमति दोनों से ही कुछ विचार हो, संवाद हो तो बातें आगे बढ़ती है। तो आज संवाद के लिए हमारे साथ हैं अनंत जी। अनंत जी बिहार की पत्रकारिता में प्रतिष्ठित नाम हैं और लेखन की दुनिया में भी इनकी अपनी पहचान है। खास तौर से इन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु पर जो काम किया है, जो शोध किया है, तो एक मिसाल है और एक बड़ी लकीर है इस रूप में। साहित्य के क्षेत्र में जो स्थापित लोग हैं या स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कि क्या कुछ नया किया जा सकता है, नई बातें हो सकती है। तो फणीश्वरनाथ रेणु पर जब उन्होंने शोध किया और जो बातें उभर कर सामने आई तो पुस्तक का भी शक्ल उन्होंने दिया। तो दो गुलफामों की तीसरी कसम जो एक पुस्तक है, काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। और जब तीसरी कसम की बात और गुलफाम की बात आती है तो सहसा याद आ जाती है वो तीसरी कसम फिल्म की बात, जो राज कपूर और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म थी और काफ़ी चर्चा में रही थी। और आज भी कई दशक हो गए बावजूद इसके लोगों के जेहन में है और आज भी जब लोग देखते हैं तो फिर लगता है उन्हों की नया कुछ नहीं हो रहा है। जो भी पुराने लोग हैं तो उनकी भी स्मृति ताज़ा हो जाती है, तमाम बातें हैं। आनंद जी के साथ पत्रकारिता का मेरा भी सफ़र रहा है, संपर्क में अब भी हैं, लेकिन साथ जो सफ़र रहा है तो जो मैंने उन्हें समझा है और जो उनका और विशेष परिचय दूँ तो उसमें खास जो खुद सार्वजनिक रूप से अपना परिचय देते हैं उसमें वह कहते हैं कि अंतहीन यात्रा पर हूँ, इज्जत और भगवान की चिंता से परे चरित्र मुक्त राही की तरह। तो बातें बहुत साफ है। एक अंतहीन यात्रा की जब ये बात करते हैं और इज्जत और भगवान की चिंता से परे फिर चरित्र मुक्त राही की जब बात करते हैं, और जब मैं बात सियासत की करने बैठा हूँ तो जाहिर है कि जो चरित्र की बात होती है तो फिर सियासत में जो वैचारिक पतन, चारित्रिक पतन जो है, वैचारिक पतन ही चारित्रिक पतन माना जाता है सियासत के लिए, तो उसकी भी बड़ी कहानी है, तमाम बातें हैं। तो समय लिए आगे बढ़ते हैं। आनंद जी, आपका न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में स्वागत है। नमस्कार, न्यूज लेटर के दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। अभी जो बातें हो रही है, चूंकि बिहार में चुनावी वर्ष है, चुनाव होने हैं, तो जो भी ताने बाने बुने जा रहे हैं वो सियासतदान की ओर से, तो सियासी ही हैं, वो सत्ता राजनीति का ही जो है जो राहें हैं उसको आसान करने की बात है। अभी आपकी एक टिप्पणी दिखी जिसमें आपने कहा कि जो कुछ हो रहा है उससे इतर जो कुछ देखने की कोशिश की है आपने, उसमें कहा है आपने कि कायदे से लालू जी को जेल में होना चाहिए। लालू जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सजायाफ्ता होने के बाद भी सरकार बनाने बिगाड़ने का कथित खेल खुलकर खेलते हैं। यह भाजपा का कहर है या फिर प्यार का पहर? सच तो यह है कि जनता दल की सरकार ने लालू जी को नाथा और कांग्रेस ने इन्हें खूब गांथा। इतना गांथा कि शेर की तरह दहाड़ने वाले लालू प्रसाद यादव को पेड़ से लटका दिया, चुनाव लड़ने लायक भी नहीं छोड़ा। भाजपा तो सिर्फ इनका राजनीतिक इस्तेमाल करती है और ये होते भी हैं। इंडिया गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने का काम पहले लालू जी ने किया। 1997 से लेकर अब तक की राजनीति की व्याख्या करेंगे तो लालू भाजपा का हर वक्त फायदा पहुंचाते हुए दिखेंगे। आपने फिर आगे विश्लेषण किया है कि बिहार में भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी थी, इनके एक कवायद से भाजपा मुख्य विपक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गई। बिहार का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, ऐसा लालू जी कहते थे, लेकिन ऐसे पलटे कि झारखंड भी अलग हो गया और भाजपा को कुर्सी भी मिल गई। जाहिर है लोग देख भी रहे हैं कि बिहार में जो अलग बिहार से अलग जो झारखंड बना, तो कमोबेश अभी 25वें साल में झारखंड ने प्रवेश किया है। तो इस अंतराल में सर्वाधिक शासन भाजपा का ही रहा है, जिस रूप में रहा हो। भले एक एक टर्म जो है
पूरा अपने बूते सरकार में रही है, जो रघुवर दास की अगुवाई में जो सरकार चली थी, और आज के तारीख में भी सत्ता से दूर है, लेकिन विपक्ष की कुर्सी पर है, विपक्ष खेमे में वह अगुआ है। तो आपने यह भी लिखा कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से बेदखल करने के इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, तो पहली बैठक में ही लालू ने भाजपा एजेंट की तरह राहुल की शादी का राग छेड़ दिया। मतलब आगे बढ़े, इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, तो मतलब इन आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, उनके तरफ कह रहे हैं। तो लालू यादव भाजपा को हर मदद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये भी भाजपा की तरह जहरीला एजेंडा फैलाते हैं। हिंदुत्व बनाम माय अर्थात मुस्लिम यादव। अब लालू जी के उत्तराधिकारी तेजस्वी एटीजेड की बात करते हैं, लेकिन थक हार कर अपने पिता वाली पुरानी जमीन पर आ जाते हैं। तो जो आपकी बातें हैं उसी के इर्द गिर्द चर्चा को केंद्रित रखेंगे। तो इसमें पहला सवाल यह बनता है कि लालू प्रसाद की सियासत में भाजपा की भी चिंता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बातें तो आपने कही है, इसमें तकरीबन स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा आप और इसको आप थोड़ा समग्रता में इसका अगर विश्लेषण करें और इसकी व्याख्या करें तो दर्शकों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जी देखिए, सबसे पहले जो बातें स्पष्ट है बिहार की राजनीति में कि लालू प्रसाद और भाजपा, ये दोनों की कवायद है कि नीतीश अगर हट जाते हैं जी तो ये दो पोल की ये लड़ाई हो जाएगी जी और जिसको जो मजबूत होगा वो सत्ता काबिज कर लेगा। जी लेकिन हम बात को थोड़ा शुरू करते हैं आज से नहीं, कि लालू प्रसाद कैसे जो है जी कि राजनीति का एजेंडा सेट करते हैं और कैसे कॉमनल एजेंडे पर हो जाते हैं। भले सेकुलरिज्म का डंका पीटा गया है, आडवाणी जी की रथ यात्रा की बात को याद करें, और मुझे लगता है कि उस दौर को आपने ज्यादा देखा होगा। जी जी हम लोग तो उस समय जो है कि बहुत समझदार नहीं थे, हम लोग उस समय स्कूल लाइफ में थे। जी तो जहां तक मुझे बातें याद है या जो बाद के दिनों में पत्रकारिता के दरमियान कुछ रेफरेंस पढ़ने को मिला, तो आडवाणी की जो रथ यात्रा हो रही थी तो उसमें दो, लालू और मुलायम, दो चेहरे थे कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे। लालू का था कि हम गिरफ्तार कर लेंगे और उधर मुलायम सिंह का था कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। बिहार में कमोबेश जो उनकी यात्राएं चली, कहीं से कोई अप्रिय घटना की बड़ी घटना नहीं। जी 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 उसके बावजूद भी लालू प्रसाद आडवाणी को पूरी यात्रा करने देते हैं और वो जब बिहार से बाहर निकलने वाले थे उन्हें अचानक जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जी संभव है उस समय की जो राजनीति थी और उस समय यह माना गया कि यह सेकुलर राजनीति का जो है आगाज है और एक बड़ा फैसला है। संभवतः उस दौर में अगर हम भी होते तो हम भी यही मानते। हाँ, सांप्रदायिकता विरोधी ताकतें जो है, जो धारा हाँ, है, उसका चैंपियन बनने की बात थी। जी लेकिन लालू प्रसाद ने उसका इस्तेमाल कैसे किया, आप इसको देखें। जी जी कि आप याद करेंगे कि 1990 के दौर में मुसलमानों का जो समर्थन मिलना चाहिए था जनता दल को, नहीं मिला था, क्योंकि उस समय आरक्षण का मुद्दा था। तो जो मुस्लिम वर्ग में जो आपको सवर्ण मुसलमान थे और मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी जो है कि सत्ता की बागडोर या राजनीति की बागडोर जो है सवर्ण मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जी 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 तो मुसलमानों को का जो है कि जो समर्थन मिलना चाहिए था या जो विश्वास जनता दल पर होना चाहिए था वो विश्वास नहीं था। जी और यहां तक कि कुछ मुसलमान आरक्षण के विरोध में उतरे भी थे उस वक्त। जी जी लेकिन जब उनको बाद में लगा कि इसके पीछे तो और भी कई चीजें हैं, हिंदुत्व का एजेंडा है, तो मुसलमान आरक्षण के विरोध से वो जो है मुखर विरोध से वो पीछे हट जाते हैं।
तो दरअसल आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद एक वोट पक्का हो गया। जनता, उस समय हम यह कहेंगे कि जनता दल के लिए वह वोट बैंक मिल गया, एक नया वोट बैंक मिला मुसलमानों का। जी जी लेकिन जो वोट बैंक, क्योंकि लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में आडवाणी की गिरफ्तारी हुई जी और एक बड़ा फैसला था, तो लालू जी का बड़ा चेहरा भी बना राजनीति में, जी, बेशक। राजनीतिक कद भी बढ़ा। और उस वक्त सच में वे जो है कि बिहार के दलित पिछड़ों के मसीहा के रूप में उभरे भी थे। तो यह जो वोट बैंक उनको मिला, इन्होंने 1997 में जी उनमें 1997 में जनता दल को तोड़ने की इनको कोई जरूरत नहीं थी। ये बहुत मजबूत थे उस समय, उस केंद्र सरकार में भी मजबूत थे और बिहार में भी इनकी सरकार ठीक ठाक चल रही थी। जी जी लेकिन अचानक इन्होंने तोड़ करके राजद बनाया, सिर्फ इसलिए कि इन्हें जो है कि जो सामाजिक न्याय की सत्ता है वो पारिवारिक न्याय में बदल सके। जी, बेशक, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना। जी, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना था। तो जनता दल में रहते तो ये संभव तो थोड़ा दिक्कत होता। जी वैसे उस वक्त तक नीतीश और रामविलास जैसे लोग निकल गए थे, जी फिर भी इन्हें दिक्कत। जी तो यह जो मुस्लिम वोट बैंक का जो इस्तेमाल किया, मैं जो कम्युनल कह रहा हूं उसके जी पीछे का तर्क है कि जो मुस्लिम वोट बैंक का जो इन्होंने इस्तेमाल किया 1997 में, वही उनको लगा कि हमारे पास यादवों का लगभग 12-14% वोट है, मुसलमानों का 18-20% मिल जाएगा, तो हम जो है कि सत्ता में काबिज रहेंगे। और यह इनका जो है समीकरण कामयाब भी हुआ। इन्होंने सरकार में बनते ही इन्होंने क्या नारा दिया, माई समीकरण। जी अब उन्होंने दिया या प्रचारित हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन माय समीकरण जो है कि राजद के साथ जुड़ गया। अब माय समीकरण का मतलब क्या हुआ, मुस्लिम और यादव। जी अगर इसको आंकड़े में देखें और जातीय जनगणना के आंकड़े में देखें तो ये 30-32% का मामला है। तो ये 68-70% लोग क्या करेंगे जो जी जनता दल को वोट दे करके लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाए थे। तो लालू प्रसाद जब से माय माय चिल्लाने लगे, जी जी सच पूछिए कि इनका जनाधार वहीं से घटने लगा। क्योंकि यह जो जहर निकला कि जी यह माय की सरकार है, जी माय को मुस्लिम और यादव को कितना फायदा मिला, यह मुस्लिम कम्युनिटी और यादव कम्युनिटी अपना जो है मूल्यांकन करें, या पत्रकार या बुद्धिजीवी भी करें। जी लेकिन जो उसके बाद की जो सत्ता रही लालू प्रसाद की, कि ये जो आज डीके टैक्स की बात करते हैं, जी भाई इनका तो हर मोहल्ले में एक टैक्स कलेक्टर था। कहीं पप्पू टैक्स लगता था, कहीं तस्लीमुद्दीन टैक्स लगता था, कहीं मैं राजू गुंडा टैक्स लगता था। उस पर अनंत जी, अनंत जी, तो इस पर। हम ये कह रहे हैं कि जी ये जो जहर का जो एजेंडा था, अब उस समय हुआ क्या कि जैसे ही लालू जी को चूंकि सरकार बनानी थी, तो सरकार अपने बूते नहीं बन रही थी, कांग्रेस मुख्य विपक्ष में थी। तमाम कांग्रेसियों को इन्होंने मंत्री पद दिया। वो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति या भारत की राजनीति की वो पहली घटना होगी कि जंबो जेट मंत्रिमंडल बनाया गया। हाँ, बेशक, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल था। हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम बिहार की राजनीति की तो वो पहली घटना जी है। जी 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 और उसका सबसे बड़ा फायदा मिला भाजपा को। भाजपा जैसी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी को, जो तीसरे नंबर की पार्टी थी। नीतीश कुमार तो उस समय बहुत हाशिए पर थे, कोई चर्चा में भी नहीं थे जी जी जिस समय की ये घटना है। जी क्योंकि समता पार्टी का उस समय 5-6 विधायक हुआ करता था। हाँ, सीमित तो थे, सीमित थे। बहुत सीमित थे। जी तो जो भाजपा जैसी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी को मिल गई विपक्ष की कुर्सी। अब भाजपा ने की जो राजनीति है उसने अब अपना राजनीति चमकाना शुरू किया। लालू प्रसाद का जो एजेंडा होता था क्या कि भाजपाइयों को हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। प्रवीण तोगड़िया को जो है कि पटना एयरपोर्ट से लौटा दिया गया था। तो ये जो लौटा रहे थे उसे आने नहीं दे रहे थे।
तो एक यह सिर्फ सेकुलरिज्म के हित में नहीं था, जी इससे दूसरे पक्ष को राजनीति करने का भी आप मौका दे रहे थे। जो लोग हिंदुत्व के एजेंडे को या जो भाजपा के सभी वोटर जो है कि जहरीले नहीं है, मैं जो मेरी अपनी समझ है कि उनको वोट देने वाला हर आदमी जहरीला नहीं है, वो कई कारणों से वोट देता है, लेकिन चूंकि यह जो किसी को ये क्रश कर रहे थे, और धर्म एक भावनात्मक मामला होता है, तो भावनाओं से जो खेल रहे थे, तो इसके कारण समाज में डिवीजन हो रहा था, एक धार्मिक डिवीजन को इन्होंने हवा दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद की राजनीति और भाजपा की राजनीति, दोनों की राजनीति जहरीली है और दोनों एक ही एजेंडे को बढ़ाते हैं। इसलिए दोनों चाहते हैं कि नीतीश यहां से हट जाए वर्तमान दौर में। तो एक बातें हैं जो आपने जो बातें कही, तो उसे एक बात स्पष्ट है कि बिहार की जो राजनीति थी उसकी धुरी में कांग्रेस थी। कांग्रेस के खिलाफ ही जो सामाजिक न्याय की धारा बनी और वह मजबूत हुई, जो बीपी सिंह की अगुवाई में जब केंद्र में सरकार बनी, तो बिहार में भी जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उसको लेकर बिहार में मजबूती मिली। एक ध्रुव पर कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को आपने सत्ता से दूर धकेला, तो आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए थी कि कांग्रेस को दूर धकेला तो उसको दूर तक धकेलते ही रहो, उसको फिर वापस नहीं आने दो। तो मुख्य दुश्मन आप किनारे हो गया और आपने भाजपा के लिए जगह बना दी, जो भी आपके साथ कभी कांग्रेस के खिलाफ ही थी, कांग्रेस के खिलाफ ही उसका एजेंडा था, तमाम बातें थी। तो आपने जो है कांग्रेस को किनारे करके एक नया जो दुश्मन खड़ा कर दिया बिहार में सामाजिक न्याय की धारा का। तो इस हिसाब से जो सामाजिक न्याय की धारा थी तो उसको तो कई धाराओं में आपने बदल दिया, तो इस तरीके से सामाजिक न्याय की जो राजनीति थी उसको भी आपने कमजोर किया। आपके कहने का मतलब यही हुआ। जो राकेश जी, एक चीज यहां मैं स्पष्ट करता हूं जी, सामाजिक न्याय की जब आप बात करते हैं ना, लालू प्रसाद जी ने वहां क्या किया जी कि सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो समाज सोशल जस्टिस के दायरे में सभी समुदाय के लोग आ जाते हैं, हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, दलित, पिछड़े, महिला सब आ जाते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज जोड़ा, कम्युनलिज्म। जी 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 भाई मुसलमानों के लिए इन्हें बहुत प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें जो है कि सामाजिक न्याय का एजेंडा जो है कॉकटेल हुआ। ये सांप्रदायिक राजनीति में जो ये पड़े लालू प्रसाद, चाहे वो भाजपा की सांप्रदायिक नीति हो या लालू प्रसाद की सांप्रदायिक नीति हो, चाहे आप कोई हिंदुओं को ज्यादा बढ़ावा देने की बात करे या कोई मुसलमानों को बढ़ावा देने की बात करे या कोई किसी जाति को बढ़ावा देने, ये तमाम जो है कि कहीं ना कहीं आप जहर ही फैलाते हैं। और इसमें जो समाज का जो बड़ा जो सवाल होता है वह दब जाता है। मैं सिर्फ एक कह रहा था, चलिए आगे बढ़िए। तो हम यह कह रहे हैं कि इस रूप में अगर आप देखेंगे तो जब बातें नीतीश कुमार की होती है और नीतीश के खाते में नेकनामी से ज्यादा बदनामी जाती है। लालू जी का भी प्रहार होता है कि भाई कहाँ सामाजिक न्याय की धारा के लोग थे और ये चले गए जो है कमंडल की धारा में बह गए, उसके शिवचंतक हो गए। लेकिन अगर इस लिहाज से देखिएगा कि आप कह रहे हैं कि कहाँ कांग्रेस से लड़ाई थी, ला के भाजपा को खड़ा कर दिया, भाजपा को बैठे बिठाए विपक्ष की कुर्सी माने एक तरीके से सौंप दी, आसान कर दी, कांग्रेस को साथ ले लिया, जो बातें हो गई। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो राजनीति चल रही है, लालू जी का सत्ता के लिए जो संघर्ष जारी हो, लेकिन नीतीश जी अगर सत्ता के केंद्र में है तो केंद्र में रहते हुए तोहमत भले हो कि वो भाजपा के साथ है, लेकिन अब तक तो कायदे से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से भाजपा को दूर करके रखा है। तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए और समझ लीजिए तो सचमुच जो सामाजिक न्याय की धारा थी और जो कम्युनलिज्म की जो तमाम बातें होती है, तो कम्युनल ताकत के साथ रह के भी तो उसको सत्ता से कुर्सी से दूर रखे हुए हैं। तो ये तो बड़ी बात है, तो ये तो बड़ी माने नेकनामी की बात हो जाती है और उनकी काबिलियत की बात हो जाती है ना भैया, कि आप दुश्मन के साथ रह के भी, वैचारिक दुश्मन के साथ रह के भी उसको दोस्त भी बनाए हुए हैं और बावजूद इसके उसको असली मकसद में नहीं कामयाब होने देते। सियासत का असली मकसद क्या है? अरे सत्ता ही है ना, जो सत्ता की सीढ़ी, और सबसे बड़ा मकसद क्या है कि सत्ता के माने जो चालक की कुर्सी पर आ जाए। तो अब तक तो नीतीश कुमार ने कम से कम इतना किया है कि अगर लालू जी को सत्ता से दूर किया है
और तो खुद सत्ता के केंद्र में है, वो भी तो सामाजिक न्याय की धारा से ही आते हैं ना। मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं, जो आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जी तो सामाजिक, बेशक लालू प्रसाद भी सामाजिक न्याय की धारा के हैं और नीतीश कुमार भी, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जी लालू प्रसाद की जो सामाजिक न्याय की धारा है वह जो है कि बहुत कंजर्वेटिव है। जी नीतीश कुमार का जो सामाजिक न्याय है वह जो है प्रोग्रेसिव है। अब जी अब इसको थोड़ा हम समझते हैं, थोड़ा धर्म के नजरिए से भी समझते हैं। जैसे पटना जंक्शन चौराहा आपको याद होगा, हाँ बेशक। ये लालू जी का ही दौर है कि जो महावीर मंदिर जो देख रहे हैं वो लालू जी के दौर में ही में ही जो है कि उसका उत्थान हुआ। हाँ व्यापक 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 रूप से वजूद में तभी आया। और उसमें जो व्यापकता मिली, तो आप ऐसे देखिए कि बगल में मस्जिद भी है। हाँ 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 और यदा कदा जो है कि गुंबद को लेकर के भी कि इसका गुंबद हाँ ऊपर होगा कि उसका गुंबद, हाँ इस तरह की हाँ कई हाँ बातें हवा में तैरती थी। हाँ हम लोग तो लालू प्रसाद के दौर में मैं जो है आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं हाँ कि एक तरफ अल्लाह अकबर हुए या एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। नीतीश कुमार आए तो एक तीसरा पोल को पकड़ा और उन्होंने वहां पर बुद्ध स्मृति पार्क बनाया, बेशक जेल वाले मैदान में, जेल वाले मैदान जेल में। वाले मैदान में। तो एक तो ये मसला हो गया कि कैसे जो 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 दो उन्मादी नारा है उसके बीच नीतीश जो है, जबकि आप मुझसे पूछेंगे कि विकास के नजरिए से, डेवलपमेंट के नजरिए से, पटना जैसे शहर के डेवलपमेंट के नजरिए से वो बिल्कुल गलत फैसला है कि बुद्धा स्मृति पार्क को जो है पटना से दूर कहीं होना चाहिए था या कोई पटना के आसपास कहीं जगह में होना चाहिए था तो बेहतर होता। लेकिन जब आप मुझे कहेंगे कि जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात होगी कि उस नजरिए से देखेंगे तो नीतीश कुमार का उस फैसला का जो है हम सम्मान करते हैं और समर्थन करते हैं। ये दोनों बातें हैं। अब जो सामाजिक न्याय जो लालू जी करते हैं या जो राजद का जो एजेंडा है, तो इनके सामाजिक न्याय में क्या हुआ है? लगभग 100 नरसंहार हुए। रोसड़ा नरसंहार को छोड़ करके किसी एक नरसंहार का ढंग से FIR तक नहीं हुआ। ये सामाजिक न्याय किसके हित में ही कर रहे थे? हाँ भागलपुर दंगा भी तो है। हाँ भागलपुर दंगा का कामेश्वर यादव हाँ किसके यहाँ शरण पड़ा था? हाँ मारे कौन लोग गए थे? तो और जो है सबसे बड़ा बात है कि कामेश्वर यादव लालू यादव के यहाँ रह रहा है, लालू यादव के संरक्षण में पल रहा है। भागलपुर दंगा के पीड़ितों को न्याय किसने दिया? लालू प्रसाद तो नहीं दिए। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये नीतीश कुमार के राज में मिला और भाजपा के साथ रहते हुए। भाजपा का कोर एजेंडा है हिंदुत्व, जय श्री राम, राम मंदिर, काशी, मथुरा, वृंदावन। लेकिन सभ्यता द्वार पटना में बनता है तो बुद्ध का बनता है। बेशक बेशक। तो अब तो आप या कोई भी नीतीश कुमार को यह कहता है कि इन्होंने भाजपा को जो है बढ़ावा दिया, तो नीतीश कुमार तो जो है कि मात्र 6 विधायक वाले थे और भाजपा के साथ चुनाव लड़के जैसे ही इन्हें ताकत मिली तो भाजपा से विपक्ष की कुर्सी इन्होंने पहले छीना है। और फिर उसके बाद जो है कि इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीना है जी। और यह भी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके एजेंडे में कोई ऐसा है कि आपको दिखेगा कि भाजपा जो है कि अपने मन से कर रही है। इन्होंने अपना एजेंडा चलाया है। बुद्ध को लेकर के 1947 से लेकर के अब तक कोई ऐसी सरकार नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई ऐसी सरकार रही जो बुद्ध को लेकर के इतना चिंता व्यक्त की हो या बुद्ध को लेकर के काम किया हो। तो आप जो प्रतीक हैं राजनीति के, जो राजनीति के प्रतीक हैं, उस आधार पर भी कोई नीतीश कुमार को यह नहीं कह सकता है कि ये कम्युनल है। कुल मिला के अनंत जी जो देख रहे हैं कि लालू जी की जो सांप्रदायिकता
विरोधी जो कहते हैं धूरी का केंद्र अपने को मानते हैं, तो उनकी जमा पूंजी सिर्फ यह है कि एक आडवाणी की गिरफ्तारी हो गई, एक तोगड़िया का भी मामला था, और उसके बाद तमाम नकारात्मक चीजें हैं। लेकिन नीतीश जी को आप देखिएगा कि भाजपा के साथ ठीक है आगे बढ़े, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गए, लेकिन यही नीतीश कुमार ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उन्होंने गुजरात का हवाला देते हुए तो कहा कि भैया हमको यह नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने राहें अलग की ना, वहां से राहें बदली, राहें बदली, और अभी भी अदा कदा वो कहते ही रहते हैं, तमाम चीजों पर असहमति जताते रहते हैं, और दूसरी